हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल हर्ष जैन। आई एम हर्ष जैन और आज हम करने जा रहे हैं वन शॉट रिवीजन ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर का, जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का फर्स्ट चैप्टर है टर्म 2 का। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम यहाँ पर सिर्फ एक वन शॉट रिवीजन लेंगे। अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं मिनरल से। सबसे पहले हम जानेंगे मिनरल क्या होता है। मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, हमें नेचुरली ऑब्टेन होता है। इसका ओरिजिन या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। इसका जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डेफिनेट होगा। इसी से हमें मिनरल की डिफाइन मिलेगी। मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं बेसिस पर, यानी उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन, इनके ही बेसिस पर मिनरल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है मेटेलिक मिनरल्स, सेकंड है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, सोनोरिटी एक्सेट्रा होता है। वहीं नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है। मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स है कॉपर, आयरन ओर, गोल्ड एक्सेट्रा। वहीं नॉन मेटेलिक एग्जांपल्स है माइका, लाइमस्टोन, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। अगर हम मेटेलिक मिनरल्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो हम उन्हें दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फेरस मिनरल, सेकंड है नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस का मतलब होता है आयरन, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है वो मिनरल्स जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है वो फेरस मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा। और नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल कॉपर, बॉक्साइट एक्सेट्रा। अगर हम नॉन मेटेलिक को फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन होते हैं, यानी या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक का मतलब है डिराइव्ड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इनसे हमें क्या मिलता है? कोल जो कि डेड प्लांट से बनता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डेड एक्वेटिक लाइफ से बनता है। इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक मिनरल्स अंडर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और इनऑर्गेनिक में आता है अदर रॉक टाइप मिनरल्स लाइक माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने मिनरल्स का एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब हम जानेंगे इंडिया में मिनरल को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमें पता है मैं आपको पहले तीन बेल्ट समझाने से पहले एक पॉइंट बताना चाहूँगा। पहला कि जो इंडिया में मिनरल्स है उसमें मेटालिक मिनरल्स आप चाहें तो लिख सकते हैं। मेटालिक मिनरल्स मेनली पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में ही मिलते हैं। मेटालिक मिनरल्स पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में ही मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये मिलते हैं हमें पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में। सेकंड, जो इंडिया का 97% कोल्ड रिजर्व है, 97% कोल्ड रिजर्व, वो हमें मिलता है, वो हम लोगों को मिलता है 4 रिवर वैलीज से। और वो रिवर वैलीज कौन कौन सी है? दामोदर, सोन, कृष्णा एंड गोदावरी। ये वो 4 रिवर वैलीज है जिनकी जहाँ से हमें 97% ऑफ कोल्ड रिजर्व मिलता है। थर्ड पॉइंट है हमारा सेडिमेंट्री बेसिन्स का, जहाँ जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, जैसे कि आसाम हुआ, मुंबई ऑफ शोर कोस्ट मुंबई हाई का हुआ, वहाँ पर हमें मिलते हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स। ये 3 पॉइंट्स थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के जो आपको बताना ज़रूरी था। अब हम चलते हैं इंडिया में मेनली मिनरल्स को 3 ब्रॉड बेल्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं। उसके अलावा भी एक अदर रीजन्स और हैं, कहीं रीजन्स पर आइसोलेटेड फॉर्म में मिलते हैं, पर इन 3 रीजन्स पर मेनली मिनरल्स कंसेंट्रेटेड हैं। तो ये रीजन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन, सेकंड है द साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन और थर्ड है द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब आप इसको इस तरह समझिएगा। अगर इंडिया नीचे से पेनिनसुलर है, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो देखिएगा। अगर इंडिया नीचे से पेनिनसुलर है, यानी 3 पार्ट से इंडिया पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमारा सेंट्रल इंडिया या फिर पेनिनसुलर प्लेटो है। पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ, यहाँ पर हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये नॉर्थ ये ईस्टर्न।
पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी जो स्टेट्स प्लेटो के नॉर्थ ईस्टर्न में है वो इस रीजन में आएगी। सेकेंड हम आते हैं साउथ वेस्टर्न यानी प्लेटो के साउथ और वेस्टर्न यानी जो स्टेट्स यहाँ पर है वो इसमें आएगी। ये दो रीजन्स हो गए। इसके बाद हमारा थर्ड मेन रीजन आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी इंडिया का। यहाँ पर प्लेटो की बात नहीं हो रही दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न में आता है ये पार्ट जिसमें आती है हमारे राजस्थान एंड गुजरात। ये दो ही स्टेट्स है जो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन में यानी हमें यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन में हमें मिलते हैं कौन कौन सी स्टेट्स आती है। इसके अंदर आती है झारखंड में क्या है, छोटा नागपुर प्लेटो है, उड़ीसा प्लेटो है, वेस्ट बंगाल है और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स हैं। और इनमें हमें जो मेजर मिनरल मिलते हैं वो है आयरन ओर, कोल, मैंगनीज एंड बॉक्साइट। ये हमें मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन में। उसके बाद आते हैं हम साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन में। साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन यानी यहाँ कौन कौन सी स्टेट्स आती है। यहाँ पर आती है आपके कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। यहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं वो है फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट। और यहाँ पर हमें और एक चीज़ देखने को मिलती है वो है हाई ग्रेड आयरन ओर और मैंगनीज। अब यहाँ पर एक बात और देखने की है कि साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन में कोल डिपॉजिट्स ओनली एक ही जगह पाए जाते हैं, वो है नेवेली इन तमिलनाडु। इसको हम नेवेली लिग्नाइट के नाम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मिलते हैं यहाँ हमें लिग्नाइट कोल मिलता है और ये नेवेली में मिलता है, इसलिए हम इसे नेवेली लिग्नाइट भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन में केरला में हमें मोनेजाइट एंड थोरियम बहुत मात्रा में मिलता है, बॉक्साइट क्ले भी मिलती है। वहीं गोवा में हमें आयरन और डिपॉजिट्स मिलते हैं। ये बात यहाँ देखने की थी दोस्तों, इसे जरूर देखिएगा। आसाम वैली जो है यहाँ पर ये अलग से लिखा हुआ है। आसाम वैली जो है वो मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। अब हम दोस्तों आते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी राजस्थान एंड गुजरात और राजस्थान। ये अरावली पहाड़ियाँ आपने सुनी होगी राजस्थान की, जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की वो एक्सटेंड करती है राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात में। वहाँ मिलते हैं हमें मिनरल्स। यहाँ मेजर मिनरल मिलते हैं हमें कॉपर, जिंक, साथ ही कुछ सॉल्ट्स और साथ ही कुछ बिल्डिंग स्टोन जिसमें आते हैं सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल एंड जिप्सम। यहाँ पर सॉल्ट का पॉइंट नहीं लिखा हुआ दोस्तों, आप लिख सकते हैं। राजस्थान गुजरात में सॉल्ट के सोर्सेज भी बहुत सारे हैं राजस्थान में, जैसे कि सांबर लेक है, गुजरात का कच्छ रीजन है, यहाँ पर बहुत मात्रा में सॉल्ट प्रिपेयर होता है, सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट के सोर्सेज हैं ये अच्छे खासे। यहाँ पर जो रॉक सिस्टम है वो धारवाड़ रॉक सिस्टम है, ये नोट करने की बात है दोस्तों। यहाँ पर जो रॉक सिस्टम है वो धारवाड़ है। अब इन तीनों बेल्ट्स के अलावा एक अदर एरिया एक और बेल्ट है पर वो माइनर बेल्ट है, वो है द हिमालयन बेल्ट। इस हिमालयन बेल्ट के अंदर हमें जो मेजर मिनरल मिलते हैं वो है कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन। ये मिनरल्स हमें मिलते हैं हिमालय के ईस्ट साइड और हिमालय के वेस्टर्न पार्ट्स में। अगर ये हिमालय है दोस्तों, हिमालय पहाड़ों के ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में दोनों तरफ हमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो माइनर है, पर हाँ हमें वहाँ पर थोड़ी मात्रा में कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन मिलता है। एक आसाम वाला पॉइंट आ ही गया। और थर्ड एक पॉइंट और है मुंबई कोस्ट में हमें मिलता है, मुंबई हाई से हमें मिलता है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ये भी नोट करने की चीज़ है दोस्तों, ये भी अदर एरियाज में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा 3 मेजर रीजन है, 3 मेजर बेल्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, द साउथ वेस्टर्न प्लेटो, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, और एक अनादर रीजन में हमने पढ़ा हिमालयन, मुंबई कोस्ट एंड असम। कोई भी अगर इसमें डाउट हो दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको इसका रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फेरस मिनरल्स। जो फेरस मिनरल होते हैं वो होते हैं आयरन कंटेंट करने वाले मिनरल्स। इसके अंदर आता है आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट
और ये जो तीन जो फेरस मिनरल्स होते हैं ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? इंडस्ट्रीज जहां पर रॉ मटेरियल के तौर पर मेटल का यूज हो, जहां पर एज अ रॉ मटेरियल कोई भी मेटल यूज होता है वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री होती है। इंडिया में हमें बेसिकली दो मेन फेरस मिनरल्स मिलते हैं, एक है आयरन ओर और दूसरा है मैंगनीज। अब हम फ्रेंड्स आयरन ओर के बारे में पढ़ते हैं। आयरन ओर का इंडिया में लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का इंडिया में। ये नोट करने की चीज़ है दोस्तों, इंडिया में आयरन ओर का लार्जेस्ट रिजर्व है। 95% इंडिया में जो टोटल रिजर्व है आयरन ओर का वो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही मिलता है। इंडिया में सुपीरियर क्वालिटी आयरन ओर है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में दो तरह के आयरन ओर मिलते हैं, एक है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट। इन दोनों की वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इंडिया में इन दोनों की हमें माइंस मिलती है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों मैंगनीज पर। मैंगनीज जो है वो एक ऐसा फेरस मिनरल है जो हम आयरन स्मेल्टिंग के लिए यूज करते हैं। इसका एक यूज और है, इसे हम फेरो एलॉयज बनाने में यूज करते हैं, यानी इसको आयरन के साथ मिक्स करके एलॉयज बनाए जाते हैं। ओडिशा, इंडिया में ओडिशा इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है और कर्नाटका इसका मेजर प्रोड्यूसर है। और जो स्टेट्स हैं जहाँ मिलते हैं वो है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, झारखंड, ये सब अदर माइनर प्रोड्यूसर्स हैं मैंगनीज के। इसके अलावा हमें तेलंगाना में, गोवा में, झारखंड में और यहाँ पर थोड़ा कम मात्रा में देखने को मिलता है मैंगनीज। ये थे दोस्तों हमारे फेरस मिनरल्स। अब आते हैं हम नॉन फेरस मिनरल्स पर। नॉन फेरस नाम से पता चल रहा है वो मिनरल जिनके तो आयरन कंटेंट नहीं होता। इंडिया में इतने ज़्यादा नॉन फेरस मिनरल्स नहीं मिलते। हमें जो सबसे ज़्यादा नॉन फेरस मिनरल इंडिया में मिलता है वो है बॉक्साइट। कॉपर भी हमें कम मात्रा में मिलता है, कम क्वांटिटी में मिलता है। आपको मैं इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा मिनरल्स की, वो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों बॉक्साइट पे आते हैं। बॉक्साइट बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है। एक्चुअली बॉक्साइट से ही हमें एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करा जाता है। इंडिया में ओडिशा बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आप देखिएगा, नोट करने की चीज़ है दोस्तों, ओडिशा आयरन ओर में भी आगे है, ओडिशा मैंगनीज में भी आगे है और ओडिशा बॉक्साइट में भी आगे है। उसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अदर मेजर प्रोड्यूसर्स है बॉक्साइट के। वहीं अगर हम बात करें कॉपर की, तो ये एक्सटेंसिवली यूज्ड मेटल है क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में काम आता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों इंडस्ट्रीज में काम आता है। कॉपर मेलिएबल, डक्टाइल एंड बहुत ही एसेंशियल मिनरल है हमारे लिए। मेलिएबल का मतलब होता है कॉपर को थिन शीट्स में हम बीट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कॉपर को हम थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए कॉपर से हम वायर्स, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स इन सब में यूज करते हैं। कॉपर डिपॉजिट्स इंडिया में मेनली झारखंड में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान की खेतड़ी माइंस कॉपर के लिए बहुत फेमस है। चलो दोस्तों, अब लास्ट हमने पहले मेटालिक मिनरल्स पढ़ा। मेटालिक के हमने दो पार्ट्स पढ़े, फेरस एंड नॉन फेरस। अब हम आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स में। नॉन मेटालिक मिनरल्स में इंडिया में जो मेन मिनरल है वो जो मिलता है वो है माइका। तो हम माइका के बारे में जानेंगे। माइका क्या होता है? माइका का मेन यूज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में होता है। ये भी मेलिएबल होता है, इसीलिए इसको स्प्लिट इनटू थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। Mica in India is produced in Jharkhand, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, followed by Tamil Nadu, West Bengal, Madhya Pradesh. High quality mica is obtained in Jharkhand. दोस्तों ये था माइका के बारे में। इसके बाद हम आते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। इसके बाद आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। चलिए पहले मैं आपको मिनरल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको करनी हो तो। मिनरल की बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है।
पहली कैरेक्टरिस्टिक है मिनरल्स की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स। इसका मतलब हाई क्वालिटी जो मिनरल्स हैं, हाई क्वालिटी मिनरल्स हमें लो क्वांटिटी में मिलते हैं, वहीं लो क्वालिटी मिनरल्स हमें हाई क्वांटिटी में मिलते हैं। सेकंड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में मिनरल्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो हमें पता है। वर्ल्ड में कहीं पर भी रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिलता, हर जगह अनइवन होता है। और थर्ड पॉइंट है जो मिनरल्स है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो जाएंगे। और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल होते हैं इसका मतलब उनको वो रिन्यू नहीं होते, और रिन्यू होते हैं तो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं रिन्यू होने में। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थी मिनरल्स की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको करना हो। चलिए अब हम आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पर। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जनरेशन ऑफ पावर के लिए काम आते हैं। मिनरल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम, जो कि जनरेशन ऑफ पावर काम आता है कहाँ कहाँ? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, पावर, ट्रांसपोर्ट, अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। मिनरल फ्यूल्स के एग्जांपल्स है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एग्जॉस्टिबल इन नेचर है, बट ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। न्यूक्लियर एनर्जी से हमें कोई भी वेस्ट नहीं मिलता है। चलिए अब हम इन्हें एक करके पढ़ते हैं। कोल जो है वो मेनली हमारे इंडिया में काम आता है थर्मल एनर्जी जनरेशन के लिए, और सेकंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। अबाउट 80% इंडिया का 80% कोल डिपॉजिट बिटुमिनस टाइप है। बिटुमिनस लो ग्रेड कोल होता है। दे लाइन झारखंड बंगाल कोल बेल्ट। झारिया इंडिया में लार्जेस्ट कोल फील्ड है, उसके बाद सेकंड पर आता है रानीगंज। उसके अलावा ब्राउन कोल या लिग्नाइट कोर हमें मिलता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था दोस्तों नेवेली लिग्नाइट फेमस है। उसके बाद पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी हमें कोल देखने को मिलेगा। कोल एक्चुअली जो बेस्ट क्वालिटी कोल होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। ये हम लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में एंथ्रेसाइट की शायद ही कोई माइन होगी, पर इंडिया में जो मेन जो 80% कोल डिपॉजिट्स है वो बिटुमिनस टाइप है। लिग्नाइट हमें कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं दोस्तों पेट्रोलियम एक एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट, गाड़ियों में, ट्रेनों में, एरोप्लेन में, सब में पेट्रोलियम का यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। डिगबोई इन आसाम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, और इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज है इंडिया में। ये पॉइंट नोटेबल है दोस्तों के आसाम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज है इंडिया में। सेकंड पे आते हैं हम गुजरात, अंकलेश्वर, मुंबई हाइज अनादर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन। ये याद कर लेना दोस्तों, अंकलेश्वर गुजरात में और मुंबई हाई अनादर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। दो टाइप्स के ऑयल रिफाइनरीज है इंडिया में, एक फील्ड बेस्ड, एक मार्केट बेस्ड। अगर हम देखें तो डिगबोई एक फील्ड बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है, वहीं बरौनी एक मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है। फील्ड बेस्ड ऑयल रिफाइनरी का मतलब है जहां पर हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां से हमें ऑयल मिल रहा है वहीं हम उसे रिफाइन कर रहे हैं। और मार्केट बेस्ड का मतलब है जहां हमें ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां से हम ट्रांसपोर्ट करके उसे कहीं दूर किसी और ऑयल रिफाइन में लेके जा रहे हैं, तो वो मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी होगी। थर्ड हम आते हैं दोस्तों नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, आज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज हो रहा है। द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, ये सेटअप हुआ था 1984 में, ये याद कर लेना दोस्तों। गेल इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेटअप हुआ था 1984 में एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस। ये काम करता है नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने का और उसे खरीदने और बेचने का, मार्केट करने का। द गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये स्टेट्स याद कर लीजिएगा दोस्तों जहां जहां से हमें नेचुरल गैस मिलती है, जहां जहां नेचुरल गैस के ऑयल फील्ड्स हैं। अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे। हमने पढ़े थे पहले कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल के अंदर हमने पढ़ा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्योंकि
ये तीनों जो सोर्सेस हमने पढ़े वो एग्जॉस्टिबल है और ख़त्म हो जाएंगे समय के साथ, पर जो नॉन कन्वेंशनल है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एंड बायोमास। ये नए और चीप एनर्जी रिसोर्सेज है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विल प्रोवाइड मोर सस्टेन्ड का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा पाएंगे, इको फ्रेंडली है, चीपर है एनर्जी इफ द इनिशियल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में सिर्फ इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल एक्सपेंडिचर ही होता है। इसे हमने डिवाइड किया है न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स, सोलर एनर्जी रिसोर्स, विंड एनर्जी रिसोर्स, टाइडल एंड वेव एनर्जी रिसोर्स, जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स, बायो एनर्जी रिसोर्स। अब हम हर एक के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स। इम्पॉर्टेंट मिनरल है यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें जो मिनरल्स यूज होते हैं वो है यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम कहाँ कहाँ ऑब्टेन्ड होता है, किस स्टेट में फाउंड होता है, वो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। थोरियम हमें मिलता है केरला एंड तमिलनाडु में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में। AEC के फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आर तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कोटा राजस्थान में है, कोटा के पास रावतभाटा है वहाँ पर है, कालापक्कम तमिलनाडु में है, नारोरा उत्तर प्रदेश में है, काइगा कर्नाटका, काकरापारा गुजरात। इनमें से आप कोई भी 5 नाम याद कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी रिसोर्स। सोलर एनर्जी रिसोर्स आजकल बहुत ज़्यादा का यूज़ हो रहा है। आजकल आप देखेंगे हर घर के छत पर हमें सोलर पैनल्स दिखाई देते हैं। सोलर सेल्स जो है एक इफेक्टिव टेक्निक है टू ट्रैप द सन रेज। इट इज़ एन एक्सपेंसिव टूल बट वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई एनवायरमेंट को नुकसान नहीं है। सोलर एनर्जी 7% एंड 10% मोर इफेक्टिव देन कोल एंड ऑयल बेस्ड प्लांट्स। इसका मतलब अगर हम सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो 7% मोर इफेक्टिव है कोल प्लांट से, 10% मोर इफेक्टिव है ऑयल बेस्ड प्लांट से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी प्लांट्स इन गुजरात एंड राजस्थान में सोलर एनर्जी के लार्ज प्लांट्स लग सकते हैं, क्योंकि इसका एक कारण है यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान गुजरात का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैरन लैंड है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी रिसोर्सेज। विंड एनर्जी पॉल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टिबल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मैकेनिज्म होता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी ये जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है इसको पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल को ही कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू द यूज ऑफ टर्बाइंस। इंडिया ने विंड एनर्जी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है कौन से स्टेट्स में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। अब हम आते हैं टाइडल एंड वेव एनर्जी रिसोर्स। ओशियन करंट्स जो है वो इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स होता है, उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। लार्ज टाइडल वेव्स नोन टू अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंसानों ने जो टाइडल वेव्स है उनकी एनर्जी को भी यूटिलाइज करने की क्षमता पैदा कर ली है। अब हम ओशियन करंट्स टाइडल वेव्स से भी हम एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। हम टाइडल डैम्स बनाते हैं जहाँ पर हम जब हाई टाइड लो टाइड होती है तो पानी का उतार चढ़ाव होता है और हम लोग टर्बाइंस को रन करवा पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंडिया के पास ग्रेट पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी का, बट अभी तक हमने इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट नहीं किया है। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इंडिया के अंदर एज अ हीट एंड प्रेशर स्टोर्ड है। When magma rises from the interior of the earth to the surface, the enormous amount of heat energy generated and released. इंडिया के अंदर हमें पता है अर्थ के अंदर कोर, मेंटल और उसके बाद क्रस्ट आता है। कोर और मेंटल बहुत ज़्यादा हीट फॉर्म में रहते हैं। मेंटल के अंदर सब कुछ पिघले हुए मैग्मा फॉर्म में है। इस मैग्मा के वजह से अर्थ की इंटीरियर बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी और प्रेशर जनरेट हो जाता है। जब ये हीट एनर्जी हम बाहर खींचते हैं, जब इसे हम टैप करते हैं, तब हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हॉट स्प्रिंग्स हमें देखने को मिलते हैं पहाड़ी इलाकों में, कहीं जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, वहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं और गीजर वेल्स देखने को मिलते हैं वो इस जियोथर्मल एनर्जी की वजह से ही होते हैं। अ जियोथर्मल प्लांट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, और ये
इंपॉर्टेंट है। और सेकंड है पुगा वैली इन लद्दाख, ये इसमें मेंशन नहीं है दोस्तों, आप लिख सकते हैं पुगा वैली इन लद्दाख। ये दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में स्टार्ट किए गए हैं जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। लास्ट आता है बायो एनर्जी रिसोर्स। बायो एनर्जी यानी जो एनर्जी हम बायोमास से ऑब्टेन्ड होती है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, इसके अंदर ह्यूमन एनिमल सारा वेस्ट आता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। ये आजकल हमें गाँव में देखने को ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पर बायो एनर्जी के लिए टैंक्स बनाए जाते हैं, बायोमास यूज़ होता है, इसे हम गोबर गैस प्लांट्स भी कहते हैं। जो इसे हम हीट एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसे हम गैस की तरह यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में। ये इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, रूरल एरियाज़ के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम करेगा और सेल्फ रिलायंस को भी एनहांस करेगा, ताकि जो उस पर फ्यूल वुड यानी लकड़ी पर जो डिपेंडेंस है वो कम होगी। चलिए फ्रेंड्स, अभी एक लास्ट टॉपिक हम एनसीईआरटी से ले लेते हैं इसका, वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। मैंने आपको पूरा चैप्टर शॉर्ट में समझा दिया है, एक ही लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन मिनरल रिसोर्सेज, जो हम इससे पढ़ लेते हैं। द चैलेंज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। यानी आज इस वक्त हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया कंट्री में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर चैलेंज है, क्योंकि आज जिस स्पेस से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इन्वायरमेंट पूरा डिप्लीट हो रहा है। ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं रिसोर्स के ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्स यूज रिजल्ट इनटू जनरेटिंग एनर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनसे हम लोग एनवायरमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं, कई सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज, देयर इज अर्जेंट नीड है कंजर्व करने की रिसोर्सेज को। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को हम नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं। ये कौन कौन से, सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल, ये सब इनएग्जॉस्टिबल है और इनका यूज़ हमें आगे ज़्यादा करना है। हमें कोशिश करनी है हम इन्हीं रिसोर्स का यूज़ करें। दीज शुड बी डेवलप टू रिप्लेस एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल्स, यूज ऑफ स्क्रैप मेटल्स, यानी जो मेटल किसी काम का नहीं होता उसे हम दोबारा से रिसाइकिल कर स्क्रैप बनाकर उसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और तरीके से। यूज ऑफ स्क्रैप स्पेशली सिग्निफिकेंट मेटल्स लाइक कॉपर, लेड एंड जिंक, इन विच इंडिया रिजर्व्स आर मीगर यानी बहुत कम मात्रा में इंडिया में कॉपर, लेड और जिंक मिलता है, इनका हमें रिसाइकिल करना चाहिए। यूज ऑफ सब्सटीट्यूट्स फॉर स्कार्स मेटल्स में ऑल्सो रिड्यूस द कंजप्शन। स्कार्स मेटल्स, जो मेटल्स कम मात्रा में उपलब्ध हैं, उनका हमें सब्सटीट्यूट ढूंढना है। जैसा कि हम अगर कहें फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड की जगह सिल्वर की ज्वेलरी पहनना चालू कर रहे हैं तो गोल्ड का सब्सटीट्यूट होगा। तो उसी तरीके से जो मेटल्स कम हैं उनका हम सब्सटीट्यूट यूज़ करना चालू करें। एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार्स मेटल मस्ट बी रिड्यूस्ड, हमें स्कार्स मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है उसे कम करना है, सो दैट एग्जिस्टिंग रिजर्व में भी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।